नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। जैसा कि आप सबको पता है कि ये महीना सावन का महीना है, महादेव का महीना है, बाबा भोले का महीना है। और इस महीने में सभी लोग बाबा भोले के दर्शन करने विभिन्न शिवालयों में जाते हैं, जिसमें एक नगरी देवघर नगरी भी है, जहां लोग जल चढ़ाने बाबा भोला को सावन महीने में जाते हैं। वहीं बेगूसराय में हरगिरी धाम भी है, सिमरिया से जो लोग जल उठाते हैं हरगिरी धाम भी जाते हैं। आज मैं भी बेगूसराय से बाबा भोला की नगरी देवघर तक की पैदल यात्रा करूंगा और आप सबको भी पूरे रास्ते दिखाते चलूँगा कि लोग कैसे पैदल यात्रा करते हैं, कैसे बाबा भोला का दर्शन करने के लिए कितने मेहनत से, कितने जतन से जाते हैं। रास्ते में हम आपसे बात भी कराएंगे वैसे लोगों से जो बहुत सालों से जा रहे हैं और क्या बदलाव हुआ है रास्ते में, क्या सुविधाएं बढ़ी हैं या घटी हैं, क्या क्या सुविधाएं रास्ते में मिल रही है। आप लोग कैसे जा पाएंगे, जो लोग जाने के लिए सोच रहे हैं बाबा भोला के दर्शन करने के लिए, वो कैसे जा पाएंगे, कहाँ कहाँ उन्हें रुकना चाहिए, कहाँ कहाँ उन्हें खाने पीने की व्यवस्था, इन सारी बातों को हम आप लोग को दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं बेगूसराय से बाबा भोले की नगरी देवघर तक। पहले हम लोग सुल्तानगंज जाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे। आइए चलते हैं वहाँ। जय बाबा भोले। अब हम लोग बैद्यनाथ धाम की यात्रा को लेकर निकल चुके हैं। सबसे पहले बेगूसराय में जो एक नामी भोले बाबा के मंदिर है कर्पूरी स्थान, पहले वहाँ जाके हम लोग पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ से फिर हम लोग सुल्तानगंज के लिए निकलेंगे और फिर सुल्तानगंज से पैदल यात्रा हमारी शुरू होगी। तो आइए सबसे पहले ले चलते हैं आपको कर्पूरी स्थान, जहाँ आज सोमवारी भी है और भोले बाबा के दर्शन के लिए काफ़ी लोग उमड़े हुए होंगे। और हम भी वहाँ से पहले पूजा अर्चना कर लेते हैं और तब वहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। महादेव की पूजा करते हुए श्रद्धालु भोले बाबा के मंदिर में ये टीका लगाते हैं लोग। अब हम लोग सुल्तानगंज की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अब सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा की नगरी बाबा धाम तक जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं मुंगेर गंगा ब्रिज पर। आप देख सकते हैं कि ये गंगा का पुल है। मुंगेर में जो गंगा नदी है उस पर ये पुल। अकाल मृत्यु मत का काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत का काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत का काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत का काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। इसी रास्ते से उतर के माता के मंदिर में आप जा सकते हैं, चंडी स्थान है।
महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए हिम्मत कीनी बहुत बड़ाई प्रिय भक्ति समुदाय सहज बदन तुम। अब हम लोग आ गए हैं सुल्तानगंज। साइड में दिख भी रहा होगा आपको कि यह सुल्तानगंज शहर का मुख्य बाज़ार है जहाँ काफ़ी चीज़ें बिक रही है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर के स्थान पर सुल्तानगंज का घाट है, गंगा घाट है। वहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे और वहाँ से फिर पैदल बाबा धाम की यात्रा को निकलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सुल्तानगंज का बाज़ार है और ये मुख्य बाज़ार है। और यहाँ से जो है फिर हम लोग डाक बम, ये देखिए डाक बम जा रहा है। ये पूरा बाज़ार है सुल्तानगंज में है, देख सकते हैं आप। ठीक यही है, देखिए देखो ये वाहन यात्रा जब संकल्प अहम कार्य। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव महादेव महात्मा नाम महायोगी महापाप हरं देवा माता राज। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब हम सुल्तानगंज से जल भर के निकल चुके हैं। हमने पीठ पर गंगा जल लिया है और अब सुल्तानगंज से बाबा भोले की नगरी बैद्यनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, हालांकि हमारे साथ भी काफ़ी संख्या में लोग हैं। चारों तरफ बम भोला की भक्तिमय वातावरण का माहौल है और सफ़र की शुरुआत करते ही वातावरण भी काफ़ी सुहाना हो चुका है। जो दोपहर के वक्त धूप थी, तेज तपिश थी, वो अब थोड़ी ठंडक हो गई। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो सफ़र अच्छा ही रहेगा। अब लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई है और अभी और 2 किलोमीटर जाना है ताकि आगे एक स्थान हम लोगों ने चयन किया है, वहाँ रुक के हम लोग खाना खाएंगे। अब लगभग शाम ढलने वाली है। अभी भी भारी संख्या में श्रद्धालु पूरे उत्साह में हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए और अभी लोग आ ही रहे हैं। अभी हम लोग सुल्तानगंज के बाज़ार में हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शाम अब ढलने वाली है और सामने में एक देख सकते हैं कि आप एक पुल है, बाज़ार है। उस पुल पर चढ़ के उस पार हम लोग को जाना है और वहाँ पर पहले हम लोग खाना खाएंगे और फिर वहाँ से 8 किलोमीटर आगे एक असरगंज में रात्रि हम लोग विश्राम करेंगे। तो आइए चलते हैं आपके साथ। अभी तो उत्साह है, बाकी जोर बाकी है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सुल्तानगंज का पुल है, आप देख रहे हैं। इसी पुल के उस पार जाके थोड़ा सा रेस्ट लेना है और सुल्तानगंज पुल टपने वाले हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा है। बाबा का दर्शन करने को लेकर हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। अपना निश्चय किया है। अभी तो सफ़र शुरुआत हुई है। आप
तो मैं बता दूं, सुल्तानगंज से जल भर के आप सीधे जो है यथाशक्ति दान देकर अपने मुख्य जीवन को मार्ग होते सफल एवं सुल्तानगंज सार्थक शहर बनाएं। होते हुए कांवरिया आप भक्तों जो है कहते हैं जब तक ये सूरज सुल्तानगंज चांद का जो पुल रहेगा है तब जो ऊपर से आप इस मंदिर में नाम रहेगा। पार करके उस पार जा सकते हैं। जगह जगह कुछ लोग दंड दे के भी जा रहे हैं, उनका भी बहुत लोग ऊंचाई चढ़ने के लिए लाठी का भी यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत लोग लाठी का भी यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा ये सुल्तानगंज नगर परिषद है। हालांकि अपने बेगूसराय में भी जो शहर है नगर निगम, वो भी मिला जुला के ठीक है, लेकिन अभी खासकर श्रावणी मेला को लेकर यहाँ की स्थिति बेहतर की गई, स्थिति बेहतर है, काफ़ी साफ़ सुथरा, और समय समय पर सफाई कर्मी को भी मैंने देखा है कि वो लगातार आते रहते हैं। कुछ लोगों द्वारा शरबत पिलाया जा रहा है। एक बार फिर खाना खा के हमने शुरुआत की है सुल्तानगंज से। अब असरगंज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग चल रहे हैं। एक बात इधर देख रहे हैं, सुल्तानगंज से आके मिट्टी की सड़क स्पेशली बनवाई गई है कांवरियों के लिए, ताकि उन्हें आसानी से ये सफ़र पूरा कर सके, चलने में असुविधा ना हो। बगल में पिच रोड भी है जिस पर वाहनों का आवागमन है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। सुबह घर से खा के चला था 10 बजे, और लगभग 10 बजे के बाद अभी थोड़ा सा खाना खा पाया हूँ। लगातार लगभग 85-90 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। हालांकि शुरू में कार से यात्रा की, लेकिन अब पैदल यात्रा कर अभी तक 5 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। अभी 110 किलोमीटर और जाना है। रास्ते भर आप देख सकते हैं कि सुविधा के लिए होटल वगैरह बनाए गए हैं। खाने के कई जगह तो निःशुल्क होटल बनाए गए हैं यात्रियों को ठहरने का, और एक सब जगह इस तरीक़ा का आप देख सकते हैं कि झरना लगाया गया है। आप देखिए कि झरना लगाया गया है ताकि लोग जो है आसानी से इस झरना का लुत्फ़ ले सके। देखिए झरना, हर दुकान में आपको इस तरह का झरना मिलेगा ताकि लोग इसका अपने पाँव धो सके या पानी पी सके। अब यहाँ से 7 किलोमीटर की यात्रा शुरू होगी, और शाम भी लगभग ढलने वाली है। लगभग 6:30 बज रहे हैं, और आज रात्रि विश्राम असरगंज में किया जाएगा। मैं पूरे परिवार के साथ हूँ, आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे भैया भी हैं जो लगभग काफ़ी सालों से बैद्यनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। 55 साल से, विगत 55 साल से इनका कहना है। आइए इनसे जानते हैं कि शुरुआत में ये यात्रा कैसी थी और अब कैसी यात्रा ये होती है। पहले क्या क्या लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो अब मिल रही है, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये भैया से हम जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआती दौर में कैसे सफ़र रहा। शुरुआती दौर जो था हम लोगों का, मेरे पिताजी 1962 से बाबा धाम पैदल यात्रा शुरू किए थे। 1965 में हम लोग जब 7वां क्लास में थे तब हम लोगों ने शुरू किया बाबूजी के साथ चलना। तो उस समय का जो
पैदल यात्रा था, बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। 1900 कितना में? 65 से 65। अच्छा, 1965 से लगातार जा रहे हैं। लगातार जा रहे हैं। बीच में 2 साल कोरोना में नहीं गए, अच्छा 1 साल हमारे यहाँ कुछ हो गया था, अच्छा। बीच में 1 साल नहीं गए। उसके बाद लगातार हम लोग तो बाबा हम लोग को किस तरीका की जब पहला साल शुरू गए थे, में तो जब उस हम समय लोग क्या जाते थे, जब छोटे थे तब तो कुछ था ही नहीं रास्ता में। सुल्तानगंज से जब हम लोग चलते थे तो रास्ता में कुछ नहीं था। पक्की रास्ता था, कच्चा रास्ता भी नहीं था। और हम लोग ये मतलब ये रास्ता जो मिट्टी वाला नजर आ रहा है वो नहीं था। रामपुर तक जो है इसी तरह का रास्ता था। और ये रास्ता था कि नहीं उसका? ये रास्ता था, एक बढ़िया रास्ता था, छोटा रास्ता था, अच्छा दोनों तरफ पेड़ लगा हुआ था। अच्छा और हम लोग उस समय वो पवित्री लेते थे इसलिए कि कोई स्टैंड नहीं रहता था। अच्छा। जैसे अभी कामर का स्टैंड देखते हैं लगा हुआ चारों तरफ, वो नहीं रहता था। हम लोग नीचे में जमीन पर जल छिड़कते थे और उसके बाद कामर रखते थे। उसमें था कि 11 हाथ के दूरी पर जाइए पेशाब कीजिए, 21 हाथ के दूरी पर जा करके आप शौचालय जाइए। तो इसका जो है सो की पालन होता था। और रात में कैसे यात्रा होती थी? रात में हम लोग, लाइट तो था नहीं, तो रात में हम लोग जो है सो जैसे रात होता था 7 बजता था तो हम लोग की यात्रा समाप्त हो जाती थी। मतलब शाम होते ही? हाँ, जैसे अभी आप 6:30 लगभग बज रहा है, 6:30 बज रहा है, आप जा रहे हैं। हाँ, तो 7 बजे 7:30 बजे तक जैसे अंधेरा होता था तो हम लोग की यात्रा समाप्त हो जाती थी। हम लोग, और उस समय में हम लोग जब जाते थे तो बैच भी बहुत बड़ा रहता था, करीब हम लोग 25-30 आदमी रहते थे। अच्छा। लोग रहते थे सब आदमी, और एक जगह बना रहता था कि हम लोग को वहाँ पर रुकना है, तो बनाया रहता था, हम लोग को वहाँ पर पहुँचना रहता था। अच्छा। हम लोग का जो दूरी था वो करीब सब लोग जानते थे कितना समय में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। कोई आदमी थोड़ा लेट पहुँचते थे, लेकिन ज़्यादातर आदमी समय से ही पहुँच जाते। तो उस समय मतलब कितने दिनों में पहुंच पाते थे? हम लोग उस समय में 4 दिन हम लोग को लग जाता था। अच्छा, यानी सिर्फ दिन में ही चलते थे? नहीं, रात शाम में ही चलते थे। जैसे सुबह में हम लोग 3 बजे चल देते थे, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक हम लोग चल देते थे, और 10 बजे तक हम लोग चलते थे। 10:30, 11 बजे तक चलते थे, फिर रुक जाते थे। जहाँ भी जगह मिला, किसी के घर के आगे, किसी के दुकान के आगे मिला तो हम लोग वहीं पर रुक जाते थे। तो क्या उस वक्त जब आप पहली बार गए थे तो क्या उस वक्त इस तरीका का जो सड़क के किनारे दुकान लगी हुई है? नहीं, या कुछ सुविधाएं जो है वो कुछ नहीं। न शौचालय था, न नहाने का कोई व्यवस्था था। कुआं के पानी से अपना आदमी लेता था। 4 आने बाल्टी मिलता था। क्या चीज? 25 पैसे क्या मिलता था? 25 पैसे बाल्टी पानी मिलता था, कुआं का। अच्छा। वही पीता था आदमी, और वही जो है नहाता था, उसी से शौचालय भी जाता था। शौचालय जाने के लिए भी आधा किलोमीटर खेत में जाना पड़ता था। तो कठिनाई तो थी। अब बम लोग भी बहुत कम चलते थे, ज्यादा लोग थे। इतना जैसे अभी जा रहे हैं, रेला है एकदम, ये रेला नहीं रहता था। जत्था का जत्था आदमी निकलता था, 50 आदमी का, 20 आदमी का जत्था चलता था। और जहाँ हम लोग रुकते थे वहीं पर कोई दुकान वाले से उसका चूल्हा लेते थे, लकड़ी लाया जाता था और लकड़ी पर खाना बनता था। तो हम लोग को खाना बनते बनते 8-9 बज जाता था। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के रात में सो जाते थे। फिर सुबह से यात्रा शुरू। फिर सुबह से आता। हम लोग के साथ एगो रिक्शा वाला था जिसका नाम था ललन, सुल्तानगंज से। वो हम लोग के साथ रहता था देवघर तक। तो वो समय में वो हम लोग से 200 रुपया लेता था सुल्तानगंज तक, सुल्तानगंज से देवघर तक का। वहाँ पे उसी में हम लोग का जितना भी सामान रहता था, लालटेन, खाना बनाने का सामान, कपड़ा उपड़ा सब में लालटेन लेके जाते थे? हाँ, लालटेन नहीं होती? नहीं रहती थी, नहीं, लालटेन लेके जाते थे। वो बाद में हम लोग पेट्रोमैक्स लेके जाने लगे, फिर टमटम लेके जाने लगे। उसके बाद जब थोड़ा रोड कहीं कहीं बनने लगा तब फिर हम लोग गाड़ी से भी जाने लगे। लेकिन बहुत दिन के बाद गाड़ी से जाने लगे। अच्छा।
अच्छा, चाहे कोई भी मेला हो, वहाँ सबसे पहले बात होती है बुनियादी सुविधा की, जो सरकार की तरफ से दी जाती है। कभी कभी निजी स्तर पर भी कुछ लोग देते हैं। तो आप जो बुनियादी सुविधा है, जैसे पेयजल हुआ, खाना हुआ, ठहरना हुआ, रोशनी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, ये सब अभी जो देख रहे हैं और पहले जो देख रहे थे उसमें पहले कुछ नहीं था। पहले तो मान लिया इना गिना मैंने 1-2 जगह धर्मशाला था। अच्छा, जैसे कि असरगंज में एक छोटा सा धर्मशाला था, तारापुर में एक छोटा सा धर्मशाला था, रामपुर में एक छोटा सा धर्मशाला था। उसके बाद कुमरसार नदी के किनारे में एक स्कूल था। अच्छा, उसमें धर्मशाला नहीं था। अच्छा, हाँ बोलिए। इसी तरह से हम लोग अपना बोलो बम करते हुए अपना चले जाते थे। और बाद में जब नेपाल नरेश का जाना हुआ, आगमन हुआ नेपाल नरेश का। अच्छा, वो कब की बात है? याद नहीं है, लेकिन लगभग कितने साल पहले होंगे? 70 के बाद ही। अच्छा, वो जिलेबिया मोड़ में हाँ कैंप लगाते थे। अच्छा, और उन्हीं के द्वारा जो है वहीं पर मट्टी भरा के थोड़ा सा रास्ता बनाया जाता था। नहीं तो वही खेत के पगडंडी पर, धान के खेत के पगडंडी पर हम लोग रास्ता करते थे। अच्छा, और उसी से जाते थे। नेपाल नरेश के जाने के बाद कुछ सुविधाएं बढ़ी। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र ने हाँ सब जगह सरकारी धर्मशाला का निर्माण करवाया। जो रनगांव में पहला सरकारी धर्मशाला है रनगांव में, जो कि सुल्तानगंज से 10 किलोमीटर पर, 10 के 12 किलोमीटर पर है। अच्छा, उसके बाद असरगंज में बना, उसके बाद रामपुर में बना, उसके बाद कुमरसार में बना, उसके बाद सुइया में बना, उसके बाद जलेबिया मोड़ में बना। अच्छा, इस बार जैसे हमको सूचना है लगभग 1200 शिविर हैं इस बार। 1200 शिविर बनाए गए हैं। मतलब इस तरह के लोगों ने निजी स्तर पर या सरकारी स्तर पर शिविर बनाए गए, जहां फ्री लोगों को व्यवस्था दी जा रही है। हाँ, ऐसा बहुत है। अब पहले की अपेक्षा अब तो मतलब मुझे कि आप रात भर चल सकते हैं। अच्छा। सरकार की व्यवस्था है, लाइट है, पूरे रास्ते में लाइट लगा हुआ है। पहले क्या रात में चलना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था रात में। तो मतलब कि रामपुर तक तो आदमी चल जाता था, क्योंकि वो इलाका में अगल बगल गांव बसा हुआ था। अच्छा। लेकिन उसके बाद बड़ा मुश्किल था, जंगल का इलाका शुरू हो जाता था। अच्छा। सुइया से, अच्छा, जलेबिया से ही कहिए। अच्छा। तो उस समय में सुइया पहाड़ जो था, वो अभी भी गाना सुनते होंगे, तो सुइया में बड़ा बड़ा रोड़ा रहता था, जो पैर में चुभता था। अच्छा। आदमी को तो बम लोग जाता था तो उसको साफ करते हुए जाता था। अच्छा, तो किसी बहुत आदमी का पैर खराब हो जाता था। लेकिन बहुत विकट था वो सुइया पहाड़। मतलब कि रोंगटा खड़ा हो जाता है सोचते हैं तो। धीरे धीरे उस पर कोई धर्म कमाने वाले सीढ़ी भी बना दिए सुइया पहाड़ पर। अच्छा। उसके बाद जो है सो धीरे धीरे कालांतर सुविधाएं बढ़ती चली गई। अब तो सरकार का भी सुविधा बहुत है, प्राइवेट लोग संस्था है, धर्मार्थ संस्था, उस लोग का भी बहुत योगदान है। अब जो है सो कि आदमी अगर कामर उठा लेते हैं तो रास्ते में सोने का, खाने का, ये सब का चिंता नहीं करना है। आपको सब जगह लंगर लगा हुआ है। उस वक्त जैसे मान लीजिए रास्ते में चाय पीने की जरूरत हो तो जब इस तरह का व्यवस्था नहीं, क्या चाय दुकान जहाँ पर चौक रहता था ना, चौराहा, कोई जगह का चौराहा, जैसे असरगंज का चौराहा, हाँ, मासूमगंज का चौराहा, अच्छा, तारापुर का चौराहा, अच्छा, वहाँ पर बाजार था। अच्छा, तो बाजार में चाय वाय मिल जाता था। अच्छा, और बस उसके बाद पानी आपको वही पीना है जो अगल बगल में मिल रहा है। गांव का कुआं का पानी मिल रहा है, वही पीना है। और बारिश भी बहुत होती थी सावन में। अच्छा, बारिश भी अच्छी खासी होती थी। तो थोड़ा सा रास्ता सुइया के बाद जो है रास्ता थोड़ा, पानी जब पड़ जाता था ना तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता था। सुइया के बाद हम लोग जब इनारा बरन में घुसते थे, कमरिया धर्मशाला के बाद बीच में कमरिया धर्मशाला बना। उसके बाद जो है तो हम लोग जो है तो
वो था जंगल का रास्ता, जिसको लोग कहता था भूल भुलैया। उसमें रास्ता का पता नहीं चलता था। अगर रात में शाम में अगर आप जा रहे हैं तो रास्ता भटक जाइएगा तो कहीं से कहीं आप चले जाइएगा। यानी कुल मिलाकर अब थोड़ी सुविधा बढ़ी। कुछ नहीं, बहुत सुविधा बढ़ी है। अच्छा। अब तो मान लिया जाए कि रोड बन गया है, मट्टी का रोड बन गया है। आपको कहीं पक्के रोड पर नहीं चलना है। अच्छा। और यही वाली जो सड़क है ये मिट्टी की जो बनी हाँ हुई है। हाँ हाँ, अब यही बन गया है। अच्छा। और ये थोड़ा सा काट छाट करके शॉर्ट भी कर दिया है। अच्छा। कहीं जो पहले था तो शॉर्ट अब हो गया। हमको लगता है कि पहले की अपेक्षा 10 किलोमीटर तो जरूर शॉर्ट हो गया है पहले से। अच्छा। 10 किलोमीटर तो जरूर शॉर्ट हो गया है। तो इस तरह आपने देखा कि भैया जो है ये लगभग 1963 से 65 से जा रहे हैं यहाँ बाबा धाम। और 65 में जो सुविधा थी, ना वहाँ एक भी दुकान था, ना लाइटें थी, ना ठीक से सुलभ शौचालय की व्यवस्था थी, किसी भी तरीके का कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन अब काफ़ी सुविधाएं बढ़ी है। खासकर इन्होंने कहा कि जब नेपाल नरेश ने यहाँ का दौरा किया, पैदल यात्रा की बाबा धाम की, तो उन्होंने कुछ सुविधाएं बढ़ाई। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसकी सुविधाएं बढ़ाई। और धीरे धीरे अब उसके बाद अन्य सरकार जो आई वो भी इस पर ध्यान देते रही और उसने भी सुविधाएं बढ़ाई। मैं चाहूँगा उसी तरीके सरकार से भी कि जैसे बाबा धाम की तरफ सुविधाएं बढ़े, उस तरफ अगर हमारे बेगूसराय में हरगिरी धाम है, सिमरिया धाम है, कुछ अन्य धाम भी हैं, जयमंगलागढ़ है, इन सब जगहों पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस धाम का लाभ ले सकें। चलिए अब आगे चलते हैं। रात हो चुकी है, शाम के लगभग 7:35 हो रहे हैं और अभी हम लोग अपने कैंप से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, यानी असरगंज से 5 किलोमीटर दूर है। रास्ते भर जो आप रोशनी देख रहे हैं और ये सड़क जो देख रहे हैं, ऐसा ही सड़क मिलेगा। पूरा रात हो चुकी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा है, कहीं कहीं मरकरी की रोशनी है। ये कोई चौक लगता है जहाँ पर काफ़ी संख्या में दुकानें वगैरह हैं, दुकानें खुली हुई है। ये कोई मूर्ख मार जाता है इधर से, हालांकि हम लोग को इधर से जाना है। अब तक हम लोग 11 किलोमीटर सुल्तानगंज से आगे आ चुके हैं और लगातार अभी 5 किलोमीटर का और सफ़र बाकी है। ये झरना आपको हर जगह मिलेगा। सबसे इधर की ये बात है कि हर जगह आपको कामर रखने का स्टैंड, बैठने के लिए कुर्सी, आराम करने के लिए चौकी और खाने पीने की वस्तु हर 10 कदम पर मिलेगी। मतलब कहीं पर आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप रास्ते भर अकेले हों। हर जगह खाने पीने के साथ साथ और हर जगह भगवान की मूर्ति, प्रतिमा आपको मिलेगी जहां आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। ये दुर्गा जी की प्रतिमा है यहाँ। दुर्गा जी की प्रतिमा। अब हम लोग असरगंज आ चुके हैं। यहाँ एक शिविर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। रात के लगभग 11:30, रात के लगभग अभी 12:45
23 हो रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी लोग सो रहे हैं। हम लोग भी यहाँ सो रहे हैं। पैर तो काफ़ी थक गया है। 15 किलोमीटर के लगभग की यात्रा की है करके बीच में तेज़ बारिश भी होने लगी, जिसके कारण हम लोग को एक जगह रुकना पड़ा। अब लगभग यहाँ पर रुकने के बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। अब कल सुबह फिर से यात्रा शुरू करूँगा।